काश वो वाला टॉपिक भी मैंने पढ़ लिया होता यार, और वो भी याद कर लिया होता जो मैंने याद नहीं किया लास्ट मोमेंट पे। मन में आ रही थी बट फिर भी पता नहीं क्या जी में आया, मैंने किया ही नहीं। और अब एग्जाम में रखा हुआ मिल गया मुझे सामने। ये वाले विचार बहुत कॉमन है एग्जाम के बाद, तो इट्स ओके। हर कोई परफेक्ट नहीं होता, कहीं ना कहीं किसी ना किसी की तैयारी कुछ कमजोर रह ही जाती है। इंडियन 10 साल से जो लोग एग्जाम दे रहे हैं वो भी अपनी तैयारी को बढ़िया नहीं कर सकते। हमारा मेन काम है कि एग्जाम दो और एग्जाम देने के बाद में ये चेक कर लो कि हमने क्या मिस कर दिया या क्या गलतियां कर ली, ताकि नेक्स्ट एग्जाम में इंप्रूव कर सकें। बार बार एक ही जगह पर रहने का फायदा नहीं है, मेन है लर्न करो और आगे बढ़ो। तो चलिए हम लोग आज के एग्जाम के सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। CSIR नेट JRF का एग्जाम है और सब्जेक्ट है लाइफ साइंस, ये पार्ट 1 है उसका। आप जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भेज रहे हैं, हम लोग उन्हीं को सॉल्व करके जो भी कुछ समझ में आ रहा है हम लोग वो डिस्कस कर रहे हैं। मेन टारगेट है कि हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व भी करें और साथ में अपनी नॉलेज भी इंक्रीज करें। तो चलिए फिर लाइफ के सेफ तरीके से, मतलब शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट और एफिशिएंट क्वेश्चनों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, which one of the following vitamin B complex derivative constitute the chromophore of the blue light photoreceptor cryptochrome in plants? यहाँ पे विटामिन बी के बहुत सारे सबटाइप दे रखे हैं। देखिए ये वाली कहानी सही मायने में बायोकेमिस्ट्री के बेस से है। जब एंजाइम्स पढ़ते हो और कोफैक्टर्स पढ़ते हो तो वहां पर आपने FAD, NAD, विटामिन इन सब की कहानी पढ़ रखी है। भाई वहां स्ट्रक्चर भी देखे हमने, और हमने ये स्ट्रक्चर्स भी देखे हैं कि ब्लू ग्रीन लाइट वाली कहानी के अंदर फ्लेविन पाया जाता है। ये फ्लेविन वही है जो आपके FAD और NAD में था। तो इंफॉर्मेशन ये है कि ये तो B2 से बनता है, राइबोफ्लेविन से। स्पेसिफिकली विद इन क्रिप्टोक्रोम्स राइबोफ्लेविन एग्जिस्ट एज फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड FAD, so the important part of that is riboflavin, which is a vitamin B2. ब्रेकडाउन क्या हो गया भाई? क्रिप्टोक्रोम्स आर फ्लेवोप्रोटीन्स, मीनिंग दे कंटेन्स फ्लेविन कंपोनेंट, और फ्लेविन कंपोनेंट जो बनते हैं वो B2 से बनते हैं। तो इसका आंसर जो है सही मायने में वो B2 था, और बाकी दूसरे विटामिन नहीं। इसलिए कोफैक्टर्स को याद रखना जरूरी है और इसे मल्टीपल एस्पेक्ट में याद रखना चाहिए। मैं एक क्वेश्चन ये था कि द रीजनरेशन ऑफ सेवरल एक्सोल्ट लिम्ब इज मीडिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर रिस्पॉन्स टू इंजरी। अब देखिए यहां पर पूरा डायग्राम है उसका। अगर लिम्ब को एम्पिटेट कर दें तो वुंड हील होना शुरू होगा, फिर इनवेजन होगा, फिर एपिकल एपिडर्मल कैप बनेगी, और फिर ब्लास्टिमा फॉर्मेशन होगी, और उसके बाद नया लिम्ब जनरेट होता है। तो जो यहां ऑप्शन दे रखे थे हमें, ब्लास्टिमा फॉर्मेशन, ट्रांस डिफरेंशिएशन, इंड्यूस प्लूरिपोटेंसी, स्टेम सेल डी डिफरेंशिएशन, ये सारी कहानी कुछ ना कुछ तो जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं। एक एक करके बारी बारी देख लेते हैं हम लोग। आंसर तो है इसका ब्लास्टिमा फॉर्मेशन। यही वो की प्रोसेस है जो की रिजनरेशन में मेन रोल निभाएगी। ये असल में ब्लास्टिमा जो है मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है, और फिर यहीं पर ये जहां काटा गया था, जहां इंजरी हुई है, वहां पे क्रिएट हुआ है, और यही सेल आगे चलकर डिफरेंशिएट होकर के अलग अलग लिम्ब के स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे जो मिस हो गए। देखिए ट्रांस डिफरेंशिएशन का मतलब है वन डिफरेंशिएटेड सेल बिकम्स अनदर, यानी कि जो ऑलरेडी डिफरेंशिएट हो चुकी थी वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, जो हमें यहां देखने को नहीं मिलता। या स्टार्टिंग में तुम ये जरूर बोल सकते हो कि कुछ सेल्स डी डिफरेंशिएट करती है। इंड्यूस प्लूरिपोटेंसी, this refer to artificial reprogramming mature cell into pluripotent stem cell while led to regeneration it is not the primary mechanism अपने लिम्ब जनरेशन के लिए। स्टेम सेल का डी डिफरेंशिएट करना, अगेन डी डिफरेंशिएट करना भी जरूरी है पार्ट इसका पार्ट वो, लेकिन पहले तो ये सेल बनेंगी ना जिनके पास ये एबिलिटी है। तो ये वाली स्टोरी के लिए बेस्ट आंसर है ब्लास्टिमा फॉर्मेशन। क्वेश्चन एक और है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर दैट एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ इटेरोपैरिटी इन एनिमल्स। अब हमने ये पढ़ रखा था कि भाई एक होता है इटेरोपैटी और एक होता है सेमलपैरिटी। ये दो लिविंग तरीके हैं। एक तरफ ऑर्गेनिज्म एक बार खूब पूरी ताकत लाकर रिप्रोड्यूस करता है बड़ी मात्रा में, और ऑर्गेनिज्म मर जाता है, जैसे कि हमने ग्रेन्स को देखा हुआ है, साल्मन फिश को देखा हुआ है। और दूसरी साइड हमने ये भी देखा है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो लगातार रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और जिंदा भी हैं, मतलब वो लाइफ में मल्टीपल टाइम करेंगे, जैसे कि ह्यूमन या फिर बड़े ट्रीज। तो क्या इसके पीछे स्टोरी है? यहां ऑप्शन दे रखे हैं, स्लो डेवलपमेंटल रेट ओवर देयर लाइफ स्पेन, फिर दूसरा है प्रिडिक्टेबल एनवायरमेंटल कंडीशन, लो एडल्ट सर्वाइवल रेट, और कॉस्ट पर प्रोडक्शन इवेंट इज हाई। देखिए इनमें से कई पॉइंट इसके आसपास हैं घूम करके, और उन्हें उनमें से बेस्ट पॉसिबल हमें चुनना है। तो एक एक करके हम सारी बातों को डिस्कस करेंगे। पहली बात यह है कि इटेरोपैटी का जो मतलब था कि भाई एक ऑर्गेनिज्म मल्टीपल टाइम प्रोड्यूस करेगा लाइफ स्पेन में, यानी कि वहां पर बहुत ज्यादा ऑफस्प्रिंग पैदा नहीं करेगा। सर्वाइवल टू फ्यूचर प्रोडक्टिव इवेंट इज लाइकली, तो प्रिडिक्टेबल एनवायरमेंट ऑफर अ हायर चांस ऑफ सर्वाइविंग टू प्रोड्यूस अगेन। अगर एनवायरमेंट का पता है कि क्या आने वाला है आगे, प्रिडिक्टेबल,
तो तभी तो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा। ये कह लीजिए कि अगर ऑर्गेनिज्म को आइडिया आया उसकी बॉडी को कि आगे आने वाले टाइम में कंडीशन अच्छी होंगी बच्चे पैदा करने के लिए, तो ये सिर्फ एक बार बच्चे पैदा नहीं करेगा, ये बार बार बच्चे पैदा करने की बात करेगा। Investing in current production doesn't significantly jeopardize future survival. If conditions are stable, the energy spent on reproduction is less likely to be lead to death. तो जो ये रिप्रोडक्शन के लिए जो एनर्जी खर्च करनी पड़ी है उसे, ये इतनी ज़्यादा तो एनर्जी खर्च नहीं होगी, क्योंकि अल्टीमेटली इसे एक ही बार प्रोड्यूस नहीं करना, ये आगे प्रोड्यूस करेगा। अब अगर हम लोग बाकी फैक्टर्स की बात करें तो स्लो डेवलपमेंटल रेट ओवर देयर लाइफ स्पैन। देखिए, वाइल स्लो डेवलपमेंटल कैन बी अ फैक्टर, इट इज नॉट द प्राइमरी ड्राइवर, क्योंकि अगर एनवायरमेंट आगे लिवेबल है ही नहीं तो स्लो डेवलपमेंट से क्या एडवांटेज मिलने वाला है। देन लो एडल्ट सर्वाइवल रेट। देखिए, ये सेमल पेरिटी को प्रमोट करता है, ना कि इटोपेरिटी को। फोर्थ है कॉस्ट पर प्रोडक्शन इवेंट इज हाई। हाई कॉस्ट प्रोडक्शन कैन एक्चुअली फेवर इटोपेरिटी बट ओनली इफ द एनवायरमेंट इज राइट। तो जो मेन फैक्टर है वो एनवायरमेंट पर टिका हुआ है, और इसलिए एनवायरमेंट वाले ही ऑप्शन को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइव वैक्सीन आर जनरली यूज्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरस। भाई, वैक्सीन के बारे में तो बच्चा बच्चा जान गया। कोरोना वायरस जब फैला तो सभी को वैक्सीन लगाई गई और फिर लोगों में इच्छा जागी गई कि वैक्सीन होती क्या है। सवाल यह भी है कि जो कोरोना वाली वैक्सीन थी वो किस टाइप की थी, लाइव वैक्सीन तो नहीं थी वो। तो हमारे पास लाइव वैक्सीन के लिए पूछा गया है। लाइव वैक्सीन में जो ऑर्गेनिज्म है, जो बीमारी करने वाला ऑर्गेनिज्म है या उससे मिलता कोई ऑर्गेनिज्म, हम उसको जीवित फॉर्म में ही रखते हैं, लेकिन ये बीमारी करने की क्षमता नहीं है उसके अंदर, और फिर इसे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। देखिए, हमने ये पाया है कि बेस्ट इम्यूनिटी तभी मिलती है जब होल एजेंट कंप्लीट, और वो भी अगर लाइव हो, वो इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो यहाँ पे हेपेटाइटिस ए है, बी है, रेबीज और स्मॉल पॉक्स है। तो एक एक करके ब्रेकअप कर लेते हैं इनका। आंसर है इसका स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स के लिए जो वैक्सीन यूज करते थे वो है लाइव अटेन्यूएटेड। अटेन्यूएटेड मतलब वीक वाली, जो बीमारी करने की क्षमता नहीं है लेकिन डिवाइड कर सकती है। ये वायरस वैक्सीन थी और यहाँ पे वैक्सीनिया वायरस का इस्तेमाल करते थे। ये वैक्सीनिया वायरस जो है ये काओ पॉक्स को कॉज करता है, और ये स्मॉल पॉक्स के वायरस के जैसा ही है दिखने में। आई होप तुम्हें वो कहानी तो याद होगी ना, जहां काओ के पॉस्टूल्स का इस्तेमाल करके ह्यूमन को इम्यूनाइज किया गया था स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट। तो ये वही कहानी है। वैक्सीना वायरस काओ पॉक्स को करता है, लेकिन इसकी शक्ल सूरत काफी कुछ तक सिमिलर है स्मॉल पॉक्स के। तो जो एंटीबॉडी इससे बाइंड करते हैं वो एंटीबॉडी इससे बाइंड कर जाते हैं, इस तरीके से हमें इम्यूनिटी मिल जाती है। हेपेटाइटिस ए जो है इसकी वैक्सीन आर जनरली इनएक्टिवेटेड किल्ड वायरस। बी की वैक्सीन जो होती है रिकम्बिनेंट वैक्सीन है, यानी कि हमने केवल वायरस का कोई पार्ट ले रखा है, पूरा वायरस नहीं है। और रेबीज की भी कहानी इनएक्टिवेटेड किल्ड वायरस की है। तो कुछ और भी जो है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा इनएक्टिवेटेड, न्यूमोकोकल इनएक्टिवेटेड, टेटनस इनएक्टिवेटेड। टेटनस में हम उसके टॉक्सोइड का भी इस्तेमाल करते हैं। डिप्थीरिया इनएक्टिव, पर्ट्यूसिस इनएक्टिव, हेपेटाइटिस बी तो हो ही गया था, पैपिलोमा वायरस का इनएक्टिव है। मीजल्स, मम्स एंड रुबेला के लिए लाइव, और जोस्टर के लिए भी लाइव इस्तेमाल करते हैं हम लोग। अब आती है बात इस क्वेश्चन की, जो कि बहुत कॉमन क्वेश्चन था असल में, फंडामेंटल। द मेजोरिटी ऑफ मॉडिफिकेशन ऑन हिस्टोन मॉलिक्यूल्स हैपेंस एट देयर। भाई, आज हम लोग जानते हैं कि हिस्टोन मॉडिफिकेशन की वजह से यूक्रोमेटिन टू हेटेरोक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन टू यूक्रोमेटिन फॉर्मेशन होता है। यहाँ पूछा हुआ था कि जो मॉडिफिकेशन होते हैं ये होते कहाँ हैं। बहुत आसान सवाल है। एन टर्मिनस टेल पर है, सी पर टेल पर है, ग्लोबुलर कोर पर है, या फिर थ्रू आउट। तो भाई ये डायग्राम तो याद होंगे। जब भी हम कभी ये देखते हैं तो हमेशा हमें देखते हैं कि ये जो रीजन बाहर निकला हुआ है इसके ऊपर मॉडिफिकेशन है, और ये है एन टर्मिनस की टेल। सी टर्मिनस की टेल तो इनके पास ना के बराबर है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है एन टर्मिनस टेल। एक क्वेश्चन कोई मैच द फॉलोइंग को लेके भी था, जिसमें स्नेक, फिश, स्पाइडर, डॉल्फिन और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करी थी। तो पॉसिबली शायद ऐसा कुछ था। स्नेक के पास है हीट सेंसिंग पिट्स, ये डिटेक्ट करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन फॉर लोकेटिंग प्रे। फिश के पास है इलेक्ट्रोलाइन, ये सेंसरी सिस्टम है जो कि वाटर के अंदर मूवमेंट एंड वाइब्रेशन पहचानता है। स्पाइडर के बाद पास है स्पिनरेट्स, ये सिल्क प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स हैं वेब और दूसरे पर्पस के लिए। और डॉल्फिन के पास इकोलोकेशन की एबिलिटी होती है, मतलब वो साउंड वेव्स का इस्तेमाल करके नेविगेशन और प्रे को फाइंड करने में यूज कर लेती है। 5 मार्च 2025 से हम CSIR नेट JRF के लिए तैयारी शुरू कर रहे हैं। ये बैच जून दिसंबर 2025 और 26 के लिए होंगे, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। आप भी अगर इस कोर्स का पार्ट बनना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9013902981। इसके साथ ही और दूसरे एग्जाम जैसे गेट, ICMR, CUTPG, AR, सेलेक्ट, गेट बी, DBT
और ऐसे ही रिलेटेड एग्जाम्स के लिए भी हम तैयारी कराते हैं। iFly के बारे में और भी जानकारी पाने के लिए गूगल कीजिए #iFlyNetGate और जुड़िए हम लोगों के साथ सोशल मीडिया पर, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। चलिए जल्दी मिलते हैं और दूसरे सॉल्यूशन के साथ। बाय बाय।